इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट चल रही थी, जिसमें डिबाई, हकल और ऑनसेगर का समीकरण था और उस सिद्धांत के बारे में बता दिया था। अब नेक्स्ट है अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर। अभी अभिगमनांक क्या होता है? अगर हम विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के बारे में बात करें, विद्युत धारा के बारे में बात करें तो विद्युत धारा किसके आधार पर पता लग सकती है कि विलयन में धनायन व ऋणायनों की गतिशीलता के आधार पर। हम धनायनों और ऋणायनों की विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब है उसमें आयनों की गति पाई जा रही है। धनायन की गति या फिर ऋणायन की गति के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। तो किसी विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा प्रवाहित होती है वह आयनों की गतिशीलता के योग की आयनों की गतिशीलता से मतलब है धनायन व ऋणायन दोनों की गतिशीलता के योग के समानुपाती होती है। अगर धनायनों और ऋणायनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, घटेगी तो विद्युत धारा का मान घटता है। अब एक आयन के द्वारा जो विद्युत धारा की मात्रा ले जाई जाती है वो उस आयन की गति के समानुपाती होती है। मतलब एक कोई आयन है, उस आयन की अगर हम उस आयन के द्वारा ले जाई जाने वाली विद्युत धारा की बात करें तो वो उस गतिशीलता पर निर्भर करेगी कि आयन की गतिशीलता कितनी है। इस आधार पर प्रवाहित कुल विद्युत धारा का वह अंश, प्रवाहित विद्युत धारा का वह अंश जो प्रत्येक आयन द्वारा ले जाया जाता है, प्रत्येक आयन द्वारा ले जाया जाए, तो प्रवाहित विद्युत धारा का वह अंश जो प्रत्येक आयन के द्वारा धनायन या ऋणायन के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा का कुछ अंश ले जाया जाता है और वही उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। अतः यदि किसी धनायन की गति, हम मानते हैं यदि किसी धनायन की गति U प्लस गतिशीलता या फिर गति एक ही बात U प्लस और ऋणायन की गति ली है हमने, ऋणायन की गति U माइनस हो तो धनायन की गति U प्लस ऋणायन की गति U माइनस हो तो धनायन का अगर हमें अभिगमनांक निकालना है, अभी हम अभिगमनांक की बात करें। अभिगमनांक क्या बताया? प्रवाहित विद्युत धारा का वह अंश जो प्रत्येक आयन द्वारा ले जाया जाता है। अब हमें पता करना पड़ेगा कि धनायन के द्वारा कितना अंश ले जाया जा रहा है, ऋणायन के द्वारा कितना वही अंश ले जाया जा रहा है, वही इसका अभिगमनांक होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें धनायन का अभिगमनांक निकालना हो, अभिगमनांक, तो इसे करेंगे T प्लस मतलब धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, इसलिए T स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे और प्लस मतलब धनायन का अभिगमनांक। तो T प्लस बराबर धनायन द्वारा ले जाने वाली धारा बट्टे कुल धारा। तो धनायन का अभिगमनांक हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर धनायन के द्वारा ले जाए जाने वाली धारा में कुल धारा का भाग दे दिया जाए तो T प्लस की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो इस आधार पर हम ये भी लिख सकते हैं या T प्लस बराबर धनायन द्वारा ले जाई जाने वाली विद्युत धारा धनायन की गतिशीलता पर डिपेंड करेगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि U प्लस धनायन द्वारा जो ले जाई जाने वाली विद्युत धारा होगी वो धनायन की गतिशीलता पर निर्भर करेगी। तो इसीलिए U प्लस अपॉन कुल धारा के लिए हम लिख सकते हैं U प्लस प्लस U माइनस। कुल धारा किस पर निर्भर करती है? धनायन व ऋणायन की गतिशीलता के योग के बराबर। तो कुल धारा हमने U प्लस प्लस U माइनस लिख दिया। तो ये इसको हम लिख देते हैं T प्लस इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अगर हमें ऋणायन का अभिगमनांक निकालना हो तो ऋणायन का अभिगमनांक क्या आ जाएगा? T माइनस इक्वल्स टू U प्लस की जगह आ जाएगा U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 व 2
समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या है, धनायन का अभिगमनांक और ऋणायन के अभिगमनांक को दोनों को हमें योग करना है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर तो हम क्या लिख सकते हैं, टी प्लस प्लस टी माइनस इक्वल्स टू यू प्लस अपॉन यू प्लस यू माइनस, यहाँ पर प्लस लगा दिया, u माइनस अपॉन यू प्लस यू माइनस। t प्लस और t माइनस की जो टोटल वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है, मतलब दोनों के धनायन व ऋणायन के अभिगमनांक का योग हमेशा 1 आता है। तो इसलिए हमने इक्वल में क्या लिख दिया, 1। अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि t प्लस t माइनस इक्वल्स टू 1। अभिगमनांकों का धनायन व ऋणायनों के अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर का ऐड करने पर हमेशा 1 आता है। तो इस बेसिस पे अगर हमें एक का अभिगमनांक याद हो, अगर हमें धनायन का अभिगमनांक याद है तो हम ऋणायन का अभिगमनांक इजीली निकाल सकते हैं। अगर ऋणायन का अभिगमनांक याद है तो हम धनायन का अभिगमनांक इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद है अभिगमनांकों का निर्धारण। हम अभिगमनांकों का निर्धारण कैसे करेंगे, अभिगमनांकों का निर्धारण। अभिगमनांकों के निर्धारण करने के लिए 2 विधियों का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हिटॉर्फ मेथड और सेकंड है चल सीमा विधि। फर्स्ट हिटॉर्फ विधि, सेकंड चल सीमा विधि। फर्स्ट पढ़ेंगे हम हिटॉर्फ मेथड। इस विधि में विद्युत अपघटन का यूज़ किया जाता है, विद्युत अपघटन करवाते हैं और विद्युत अपघटन का प्रयोग करते समय एनोड व कैथोड दोनों कक्षों की सांद्रता, एनोड व कैथोड दोनों के कक्षों की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है और इस आधार पर ही ये सिद्धांत दिया गया है। इस विधि जो ये विधि होती है इसमें सबसे पहले विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटन का प्रयोग करते समय एनोड व कैथोड की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है। जितना सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, इसके अलावा एक कूलोमीटर भी लगाया जाता है। अभी इसके बाद में जो उपकरण हिटॉर्फ उपकरण है उसके बारे में चर्चा करूँगी। तो उसमें क्या एक कूलोमीटर भी लगा होता है। कूलोमीटर इसकी एनोड व कैथोड कक्षों में सांद्रता में परिवर्तन होता है और सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ जो कूलोमीटर लगा हुआ है उसके कैथोड पर सिल्वर और कॉपर आयन आकर जम जाते हैं। इसमें पहले जो कूलोमीटर का कैथोड है पहले उसे तोल लिया जाता है और इसके जब ये सारी क्रियाविधि हो जाती है उसके बाद फिर तोला जाता है। इस आधार पर पता लगाया जाता है कि कौन सा आयन कहाँ से गया है, कितना अभिगमनांक था, कितनी चाल थी, उसके बारे में डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले इसका हम सिद्धांत पढ़ते हैं। सिद्धांत क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी, कोई भी इलेक्ट्रोड विभाग है, हम जैसे कि हम अगर बात करें हिटॉर्फ उपकरण की, तो उसमें इस तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड को दो अलग अलग भागों में रखा गया है और इसे यू आकार की नली द्वारा जोड़ दिया गया था। इस तरह से कुछ यू आकार की नली के द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड विभाग इस वाले किसी भी इलेक्ट्रोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता दोनों किसी भी विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी कब आएगी, जब आयन अपने क्षेत्र को छोड़कर गया होगा। तो सांद्रता में कमी उस आयन की चाल, जो आयन अपनी जगह को छोड़ के गया है उस आयन की चाल के समानुपाती होती है। तो अगर हम धनायन विभाग की बात करें, धनायन कौन सा विभाग, एनोड विभाग की बात करें तो एनोड विभाग में धनायन होंगे और धनायन एनोड विभाग में एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी किसके समानुपाती होगी, तो एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता
में कमी किसके समानुपाती, क्योंकि एनोड विभाग, एनोड से धनायन तो जाकर जुड़ेगा नहीं, एनोड किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाने की, सॉरी धनायन किस तरफ कोशिश करेगा जाने की, कैथोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो धनायन अपने विभाग को छोड़कर अपनी सांद्रता में कमी करेगा। तो एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी किसके समानुपाती होगी, धनायन की गतिशीलता के समानुपाती या फिर धनायन की चाल के समानुपाती होगी। इसी तरह हम कैथोड विभाग की बात करें, कैथोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी किसके समानुपाती होगी, U माइनस, क्योंकि U माइनस जो ऋणायन है, ऋणायन कैथोड से जाकर तो जुड़ेगा नहीं, वो अपने स्थान को छोड़कर जाएगा, अपने स्थान को छोड़कर जाएगा तो वहाँ से जितने भी ऋणायन जाएंगे तो उसकी सांद्रता में कमी होगी। तो सांद्रता में धनायन जो कैथोड वाला भाग है उस भाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी किस पर निर्भर करेगी, कितने ऋणायन अपने क्षेत्र को छोड़कर गए हैं, तो ऋणायन की चाल पर डिपेंड करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम दोनों विभागों में, जो दोनों विभाग है धनायन एनोड विभाग और कैथोड विभाग, उन दोनों में ही विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी की बात करें तो धनायन वाले भाग से ऋणायन, धनायन वाले भाग से एनोड वाले भाग से धनायन जा रहे हैं, कैथोड वाले भाग से ऋणायन जा रहे हैं, तो दोनों का योग कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों विभागों की बात करें, दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी, तो दोनों आयनों की चाल के बराबर किसके समानुपाती, U प्लस प्लस U माइनस, इसको लिख देंगे हम इक्वेशन थर्ड। जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड का भाग देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड का भाग देने पर, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड का भाग दें तो क्या आएगा, एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, दोनों विभागों में सांद्रता में कमी, ये हो जाएगा, भाग दे दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनोड की तरफ U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस, ये होगी इक्वेशन 4। इसी तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में भी थर्ड का भाग देंगे, तो आ जाएगा कैथोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी अपॉन दोनों विभाग की सांद्रता में, तो हम क्या लिख देंगे, U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस, यानी इक्वेशन फर्स्ट। हम जानते हैं कि U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस इक्वल किसके होता है, T प्लस धनायन के अभिगमनांक के, तो ये किसके बराबर है, धनायन के अभिगमनांक के। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि धनायन का अभिगमनांक बराबर एनोड की सांद्रता में कमी अपॉन दोनों की लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अब यही, अतः समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं हम, T प्लस बराबर क्या आ जाएगा, एनोड विभाग में वही विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी अपॉन में दोनों विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी, या गया T प्लस बराबर, पहले ये था अब ये आ गया फॉर्मूला। इसी तरह हम समीकरण 5 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते हैं। T प्लस बराबर क्या है, एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी अपॉन दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य में सांद्रता में कमी। लेकिन अगर हमें सांद्रता को ग्राम तुल्यांक में प्रदर्शित करना हो तो इसी फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, सांद्रता लिख दो, सांद्रता इक्वल्स टू कितने, ग्राम तुल्यांक। अगर सांद्रता ग्राम तुल्यांक में दी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, T प्लस बराबर एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य
अब सांद्रता नहीं लिख के हम लिख देंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या में विद्युत अपघट्य की ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन क्या लिखेंगे, दोनों विभागों की विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी। एक नया फॉर्मूला आ गया अगर सांद्रता किसमें, ग्राम तुल्यांकों में है। इसके अलावा इस फॉर्मूले को एक तरह से और लिख सकते हैं कि अगर हमें अगर हम यहाँ लिख दें T+ निकाला हो और लिखें एनोड विभाग में ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन, अगर हमें इसे चेंज करना हो दोनों विभागों की विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी, तो इस जगह क्या लिख सकते हैं, देखो धनायन, जैसे कि क्या हो रहा था, एनोड वाले भाग से धनायन जा रहे थे, धनायन किसकी तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। ये इस वाले विलयन वो प्रोसेस अलग है, तो पर मैं डायरेक्ट ये बोल रही हूँ कि ऋणायन वाले भाग से कैथोड वाले भाग से, अब ऋणायन कैथोड से नहीं जोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, धनायन की एनोड की ओर, तो इस यहाँ से अपनी जगह को छोड़कर यहाँ जा रहे हैं, तो जमा तो यहाँ पर हो रहे हैं। इसी तरह जो धनायन है वो एनोड वाले भाग को छोड़कर कैथोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ से जगह छोड़ रहे हैं और यहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मात्रा जमा हो रही है हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, उसको भी साथ में लेके चल सकते हैं। कैसे, तो हम लिख सकते हैं एनोड विभाग की बात करते हैं, पहले धनायन से लेते हैं। धनायन का विकर्मनांक बराबर हम पहले ऊपर लिखेंगे एनोड विभाग में विद्युत अपघट्यों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी बटे प्रत्येक इलेक्ट्रोड, या तो इस इलेक्ट्रोड, अब धनायन की बात की है तो इस इलेक्ट्रोड की ही बात हो रही हो, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ, यहाँ से छोड़कर कहाँ जमा होगा, यहाँ जमा हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एक और यहाँ पर ही लिखती हूँ मैं, T+ = एनोड विभाग में मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी। कौन क्या लिख सकते हैं, एनोड वाले भाग को छोड़कर किस तरफ जाकर जमा हुए हैं, कैथोड वाले भाग की तरफ। एनोड वाले भाग में जितनी कमी आ रही है, तो हमने लिखा था दोनों विभागों, तो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी, ये लिख रहे हैं। तो हम दोनों विभागों से जो आयन छोड़कर गए वो दोनों विभागों के इलेक्ट्रोडों पर जाकर जमा हुए हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा ग्राम तुल्यांक, ठीक है, अपने विभाग को छोड़कर दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाकर जुड़े हैं। तो अब जो धनायन, जैसे धनायन कैथोड की तरफ गए हैं तो धनायन अपनी जगह को छोड़कर गए हैं, तो जाकर तो जमा इलेक्ट्रोड पे हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जमा ग्राम तुल्यांक। अब इसके बाद नेक्स्ट, यदि हमें इलेक्ट्रोड पर जमा ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, जो एनोड व कैथोड का विलयन, जो एनोड व कैथोड दो विभाग बनाकर विलयन को सेपरेट किया गया था, उन्हीं के साथ में एक कूलोमीटर लगा दिया जाता है परपथ की श्रेणी क्रम में। परपथ की श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, कूलोमीटर लगा दिया जाता है, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो जमा तुल्यांकों की संख्या है वो कूलोमीटर के कैथोड पर जमा धातु के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। कि कूलोमीटर पर कूलोमीटर के जो कैथोड है, कूलोमीटर का जो कैथोड वाला भाग होगा, अभी मैं उसका डायग्राम बनाऊंगी। जैसे अभी मैंने इसी को देख लेते हैं, इसमें क्या किया है, इसके साथ में इसकी श्रेणी में एक कूलोमीटर जोड़ दिया है, इस कूलोमीटर। इसमें क्या हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जाकर फिर से यहाँ पर बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक लग के इससे ये यूँ कनेक्ट है। तो हमें ये सब देखना है कि कूलोमीटर के जो कैथोड माइनस वाला भाग है, कूलोमीटर के माइनस वाले या कैथोड वाले भाग पर आकर धनायन अर्थात धातु जमा होगी। जितनी धनायन या धातु जमा होगी वह उस संख्या के बराबर होगी जो इलेक्ट्रोड पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या जमा हुई है। तो हम कैसे निकालेंगे,
तो ये मैंने बताया कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, संख्या वो किसके बराबर होती है, जो हमने कूलोमीटर को हमने क्यों लगाया कि हम जान सके ग्राम तुल्यांक कितने हैं। तो कूलोमीटर के कैथोड पर जमा धातु से मतलब मेटल से मतलब है धनायन, और इसमें जो कूलोमीटर के कैथोड पर जो धातु जमा होगी वो होगी या तो सिल्वर या फिर कॉपर, क्योंकि विलयन में जो धनायन होंगे कूलोमीटर के वो होंगे सिल्वर या फिर कॉपर। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा तुल्यांकों की संख्या किसके बराबर है, कूलोमीटर के कैथोड पर जमा ग्राम तुल्यांक। तो हम अब एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं कि T प्लस एनोड विभाग में के विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कूलोमीटर के कैथोड, या फिर हमें सिर्फ धनायन की बात करनी है या फिर धातु की बात करनी है जो कि कैथोड पर जमा होगा, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोड कूलोमीटर में जो धातु जमा हो रही है उसकी बात करेंगे, हम कैथोड नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फिर हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, T प्लस इक्वल्स टू एनोड विभाग में ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी, मतलब एनोड विभाग से जो धनायन गए हैं, जिनकी धनायन की सांद्रता को हमने ग्राम तुल्यांक में लिया है, तो उन ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन किसके बराबर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कूलोमीटर में जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। एक नया फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार से अगर हमें T माइनस लिखना हो, हम एक के लिए निकाल रहे थे, अब हम T प्लस का एनोड के लिए फॉर्मूला बार बार लिखते, फिर उसके बाद लिखते T माइनस कैथोड विभाग में ग्राम तुल, पहले सांद्रता में कमी, फिर ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी, फिर नए नए, तो एक साथ पहले हमने धनायन के लिए निकालना हुआ है। इसके बाद इसी आधार पर हम ऋणायन के लिए क्या लिख सकते हैं, कैथोड विभाग में ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी बटे वही कूलोमीटर में जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। तो हमने अभिगमनांक निकाले हुए हैं। किसी भी उपकरण के लिए अभिगमनांक हम हिटॉफ विधि से निकाल सकते हैं, जिसमें हम हिटॉफ उपकरण के आधार पर T प्लस अर्थात धनायन का अभिगमनांक तथा T माइनस ऋणायन का अभिगमनांक निकाले हुए हैं। ये फॉर्मूले आ गए। अब हम एक बार हिटॉफ उपकरण के बारे में और बात कर लेते हैं। क्या होता है हिटॉफ उपकरण में, देखो यहाँ पर दोनों जो कैथोड और एनोड है दोनों भागों को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाला जो भाग है वो पॉजिटिव है, मतलब कैथोड। इसके बाद ये एनोड वाला भाग हो गया। इसके बाद दूसरा भाग है ये हो गया माइनस, ठीक है। ये हो गया कैथोड वाला भाग। इन दोनों को ही एक यू शेप की नली के द्वारा अटैच किया होता है। ये यू शेप की नली है, इसके द्वारा ये ओपन है यहाँ से, इसके द्वारा जोड़ा जाता है। अब इसमें इनकी श्रेणी में एक कूलोमीटर लगा दिया जाता है। कूलोमीटर ये है, इसमें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। इसमें यहाँ पर धारा नियंत्रक लगा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अमीटर और यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है। अब इसमें एक विलयन भरा हुआ है, इसमें भी ये हो गया पॉजिटिव एनोड और ये कैथोड हो गया। अब
इस डायग्राम के आधार पर जितना भी हमने समझा है उसको समझ लेते हैं। क्या होगा, ये एनोड वाला भाग है, इस एनोड वाले भाग से इस पॉजिटिव एनोड वाले भाग में इसमें जितने भी धनायन होंगे वो इससे नहीं जुड़ सकते, जाएंगे किस तरफ, कैथोड की तरफ चले गए। और इस कैथोड वाले भाग से जो ऋणायन होंगे वो किस तरफ चले जाएंगे, एनोड की तरफ। तो यहाँ से जो धनायन गए हैं, धनायन जाएंगे, सॉरी यहाँ से जो ऋणायन गए हैं, ऋणायन के जाने पर यहाँ इस विलयन की सांद्रता में कमी होगी। इसी तरह यहाँ से जब धनायन जाएंगे तो इस विलयन की सांद्रता में कमी होगी। अब क्या होगा, धनायन वाले भाग से एनोड वाले भाग से सारे धनायन चले गए तो यहाँ पर सांद्रता में कमी कर गए। इसी तरह ऋणायन वाले भाग से कैथोड वाले भाग से सारे ऋणायन इस तरफ चले गए तो यहाँ की सांद्रता में कमी हुई है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ की सांद्रता में जो कमी होगी वो किसके बराबर होगी, कैथोड, और यहाँ पर जो सांद्रता में कमी होगी वो मतलब आयनों की चाल, जैसे मैंने अभी समझा हुआ। अगर हमने जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले में लिटॉफ ये था, एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता, मतलब इस एनोड वाले विभाग से धनायन गए थे तो U प्लस के समानुपाती। इसके बेसिस पर ये कहाँ गया नेक्स्ट, इसके बाद एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी किसकी थी, धनायन जो गए हुए हैं उनकी गतिशीलता। इसी तरह कैथोड में इसके बाद क्या था कि जो प्रत्येक विभाग है, जो दोनों विभाग में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी, दोनों विभागों की बात करें तो वो किसके था, दोनों को ऐड कर दिया था U प्लस प्लस U माइनस। अब एक में 3 का भाग दिया, फिर 2 में 3 का भाग दिया, तो क्या आया था, U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस आया था। ये किसके बराबर था, T प्लस के। तो T प्लस बराबर आ गया एनोड विभाग में सांद्रता में कमी अपॉन दोनों विभागों में सांद्रता में कमी। इसी तरह कैथोड में क्या आया था, कैथोड विभाग में सांद्रता में कमी अपॉन दोनों विभागों में सांद्रता में कमी। अब इसके बाद हमने नई फॉर्मूलाज निकाले थे, जैसे एनोड विभाग में सांद्रता में कमी, सांद्रता को हमने ग्राम तुल्यांक लिख दिया था, तो ग्राम सांद्रता को हमने ग्राम तुल्यांक लिखा था, तो एनोड विभाग में ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन दोनों विभागों में ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी। फिर इसके बाद एक नई टर्म निकाली थी, अगर कूलोमीटर, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर ग्राम तुल्यांक कैथोड वाले भाग से ऋणायन गए हैं तो एनोड वाले भाग पर एनोड पर जाके जोड़ेंगे, तो उस पर जो जमा हुई मात्रा उसके आधार पर भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा ग्राम तुल्यांक। इसके बाद जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा ग्राम तुल्यांक, अगर हमें उसकी भी संख्या निकालनी है तो साइड में क्या लगाते हैं, कूलोमीटर लगाते हैं। इस कूलोमीटर के जो कैथोड वाले भाग है उस पर जितनी भी धातु जमा होंगी वो उसी अनुपात में होंगी जितने ग्राम तुल्यांक अपने, या तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाके, एक भाग से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाकर जुड़ रहे हैं, या फिर धनायनों की संख्या में कमी वाले, धनायनों या ऋणायनों की संख्या में कमी वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें क्या था, ये कूलोमीटर है, इस कूलोमीटर में जो ऋणायन वाला भाग है, जब ये पूरी प्रोसेस होगी, जब एनोड वाले भाग से धनायन जाके कैथोड पर जुड़ेंगे और कैथोड वाले भाग से ऋणायन आकर एनोड पर जब जुड़ेंगे, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या में जो परिवर्तन आएगा वो किसके बराबर होगा, इसके इलेक्ट्रोड पर जमा सिल्वर या कॉपर की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इससे T प्लस के लिए भी फॉर्मूला बन गया और T माइनस के लिए भी फॉर्मूला बन गया। अभिगमनांकों के लिए फॉर्मूला आइडेंटिफाई हो गया हमें। अब इसके बाद यदि हमने क्या किया, उपकरण है इसको ज्ञात सांद्रता वाले विद्युत अपघट्यों से इनको भर दिया है और इसकी दोनों नलियों में इलेक्ट्रोड लगा दिए। कौन कौन से, ये दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसके साथ हमने कूलोमीटर लगा दिया। अब हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब हमने ज्ञात सांद्रता वाला विद्युत भर दिया है, कूलोमीटर लगा दिया। अब इसमें हम 0.01 से 0.02 एम्पियर का डीसी करंट 2 से 3 घंटे तक लगातार प्रवाहित करें, तो इसके बाद तुले हुए फ्लास्क में कैथोड व एनोड का विलयन लेकर उसका विश्लेषण करें। तुले हुए हमने पहले ही सांद्रता इनकी ज्ञात कर ली थी, फिर उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद दोबारा से अगर हम सांद्रता ज्ञात करें या फिर इन विलयनों को तोलें तो क्या होता है, एनोड व कैथोड में जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है उसका हम विश्लेषण आसानी से
कर सकते हैं, उसमें जो कमी हुई है उसका पता लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम बार बार कैथोड को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसी तरह से कूलोमीटर में जो कैथोड लगा है उस कैथोड को प्रयोग से पहले और उसके बाद तोलेंगे, तो इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इस पर सिल्वर और कॉपर की कितनी मात्रा आकर जुड़ी है, कितनी मात्रा है, और इस सिद्धांत के आधार पर और इस पर अगर जमा मात्रा है तो उसके आधार पर हम आसानी से T+ और T- अर्थात अभिगमनांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हिटॉर्फ विधि है जो हिटॉर्फ उपकरण के आधार पर दी गई। इसके बाद है नेक्स्ट चल सीमा विधि, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।